कमल वर्मा प्रेजेंट्स इन द शेडो ऑफ द मून। दोस्तों, ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर में तबाही मची हुई थी। लोग एक दूसरे को मारने पर तुले थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कोई वार हुई है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 1988 में जाता है, जहाँ एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हुई है, और वो भी सेम तरीके से। पहले उनके नाक, कान और आंख में से खून निकलने लगता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। फिर हमें थॉमस लॉकहार्ट नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। वो अपनी नाइट शिफ्ट पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उसकी वाइफ को उसका नाइट शिफ्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर थॉमस उसे कहता है कि बहुत जल्द उसकी नाइट शिफ्ट खत्म होने वाली है। उसके बाद मैं रात को तुम्हारे साथ ही रहा करूंगा। इतना कहकर वो बाहर आकर अपने पार्टनर मैडॉक्स की कार में बैठ जाता है। फिर वे दोनों एक एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं। इस एक्सीडेंट की खबर हर टीवी चैनल पर दिखाई जा रही थी। इन्हें पता चलता है कि इस बस ड्राइवर की अचानक से मौत हो जाने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। फिर थॉमस ड्राइवर की डेड बॉडी के पास जाकर देखता है। उसकी गर्दन पर अजीब तरह के डॉट्स बने होते हैं और उसका ब्रेन भी पिघलकर उसकी आंख, नाक और कान में से बह गया है। थॉमस इसके बारे में अपने ब्रदर इन लॉ डिटेक्टिव होल्ट को बताता है, जो कि सीनियर डिटेक्टिव था। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आकर बताता है कि इस ड्राइवर की ही तरह 2 और लोगों की मौत हुई है। ये सुनकर थॉमस और होल्ट को लगता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है और इन तीनों की मौत का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। थॉमस इस केस को लेकर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि अगर वो इस केस को सुलझा लेता है तो वो एक डिटेक्टिव बन जाएगा। लेकिन थॉमस के दोस्त मैडॉक्स को इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी इस पुलिस की जॉब में ही खुश था। फिर वे अपने अगले विक्टिम को देखने के लिए जाते हैं, जो कि एक पियानो बजाने वाला था। उसका ब्रेन भी बाकियों की तरह कान, नाक और आंख में से पिघल कर निकल गया था। फिर वे अपने तीसरे विक्टिम को देखने जाते हैं। तीनों की गर्दन पर सेम डॉट्स बने हुए थे। फिर होल्ट थॉमस को इन तीनों बॉडीज की जांच करने के लिए कहता है। फिर थॉमस वहां से निकलकर सीधा उस डॉक्टर के पास जाता है जो इन बॉडीज की जांच कर रहा था। फिर वो डॉक्टर थॉमस को बताता है कि इन बॉडीज की गर्दन पर जो निशान है वो एक इंजेक्शन का है, जिससे इनकी गर्दन के अंदर अनस्टेबल आइसोटोप डाला गया है। इसके अलावा डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं था। फिर वहां से बाहर आकर थॉमस अपनी पत्नी के लिए एक ब्रेसलेट खरीदता है। जब थॉमस अपनी कार में बैठा होता है तो उन दोनों को एक कॉल आती है। उन्हें पता चलता है कि एक क्लब में एक फीमेल डांसर के ऊपर भी किसी ने अटैक कर दिया है। फिर वे जल्दी से उस डांसर के पास जाते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि उस लड़की की गर्दन पर भी सेम डॉट्स बने हुए थे, लेकिन बावजूद इसके भी वो अभी जिंदा थी। फिर वो लड़की इन्हें बताती है कि एक लड़की ने पहले मुझ पर अटैक किया और फिर एक इंजेक्शन मेरी गर्दन पर लगा दिया। इसी बातचीत के दौरान होल्ट आ जाता है। फिर वो इन सब को हटाकर खुद उस लड़की से बातचीत करने लगता है। वो डांसर बताती है कि अटैक करने वाली एक ब्लैक लड़की थी और उस लड़की ने एक ब्लू कलर की हुडी पहन रखी थी और उसके हाथ पर सूखा हुआ खून भी लगा हुआ था। वो होल्ट को ये सब बता ही रही होती है कि अचानक उसकी भी आंख और नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो भी मर जाती है। अब इस डांसर के बयान के बाद वहाँ जितनी भी ब्लैक लड़कियां ब्लू कलर की हुडी में थी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसने एक ब्लू कलर की हुडी पहन रखी थी। उस लड़की का नाम रिया था और यही उन सबकी कातिल भी थी। जब रिया वहाँ से भागने लगती है तो एक पुलिस वाला उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रिया उससे बचकर भाग जाती है। भागते हुए अनजाने में वो थॉमस की गाड़ी के सामने आ जाती है। थॉमस उसकी हुडी और उसके हाथ पर लगे हुए खून को देखकर समझ जाता है कि यही वो सीरियल किलर है। फिर वे दोनों उस लड़की का पीछा करते हैं, लेकिन रिया भागकर एक सबवे स्टेशन की बेसमेंट में चली जाती है। थॉमस भी उसका पीछा करते हुए सबवे स्टेशन में चला जाता है। वहाँ उसे एक डिवाइस मिलता है जो कि एक इंजेक्शन की तरह दिख रहा था। वहीं मैडॉक्स और उसकी टीम सबवे से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर देती है। तभी वहाँ मैडॉक्स के सामने रिया आ जाती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन रिया मैडॉक्स से बचकर वहाँ से निकल जाती है। फिर थॉमस आकर रिया पर गन पॉइंट कर देता है। रिया अपनी जगह पर रुककर थॉमस का नाम लेती है। फिर हमें पता चलता है कि रिया थॉमस को पहले से ही जानती थी। वो थॉमस को कहती है कि तुम्हारी बेटी के जन्म के लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन थॉमस को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि अभी तक उसकी वाइफ की डिलीवरी नहीं हुई थी। रिया थॉमस को इमोशनल होकर कहती है, मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त मैडॉक्स के साथ अच्छा नहीं किया। रिया ने मैडॉक्स के साथ किया क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। बस आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। फिर थॉमस रिया को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। हाथापाई करते समय रिया थॉमस की हथकड़ियों से थॉमस के ही हाथ बांध देती है और कहती है कि हम दोनों जल्द ही दोबारा मिलेंगे। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, थॉमस रिया के पैर में उसी का इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगने के बाद रिया लड़खड़ाने लगती है और पटरी पर आ रही ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर थॉमस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो रिया को जिंदा पकड़ना चाहता था। फिर वहाँ पुलिस आती है और रिया की बॉडी को रिसर्च के लिए भेज देती है। फिर थॉमस को पता चलता है कि रिया के हाथ पर एक गोली भी लगी हुई थी, जो कि एक सर्विस रिवॉल्वर से निकली हुई गोली थी। फिर एक ऑफिसर थॉमस के रिवॉल्वर को चेक करता है, लेकिन वो गोली थॉमस के रिवॉल्वर से नहीं बल्कि किसी और के रिवॉल्वर से चली थी। तभी एक और ऑफिसर वहाँ पर आकर
आकर थॉमस को बताती है कि तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। ये न्यूज मिलते ही थॉमस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर उसकी वाइफ एक बेटी को जन्म देती है। फिर थॉमस सोचता है कि रिया को कैसे पता चला कि मेरे घर बेटी होने वाली है, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 1997 में चला जाता है। थॉमस की बेटी एमी अब 9 साल की हो चुकी है। अब थॉमस का भी प्रमोशन हो चुका था। थॉमस अब डिटेक्टिव बन गया था। फिर थॉमस अपनी बेटी रिया के बर्थडे पर उसे वही ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो वो अपनी वाइफ के लिए लेकर आया था। फिर थॉमस टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि आज फिर एक आदमी को अनस्टेबल आइसोटोप का इंजेक्शन देकर मार दिया गया है। उसकी मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे 9 साल पहले उन लोगों की हुई थी जिन्हें रिया ने मारा था। उस बॉडी की गर्दन पर भी सेम निशान देखकर थॉमस परेशान हो गया था, क्योंकि पिछले 9 सालों के अंदर किसी की भी मौत इस तरीके से नहीं हुई थी। फिर वे वहाँ के सीसीटीवी चेक करते हैं और सीसीटीवी में उन्हें रिया उन्हीं कपड़ों में वहाँ से जाते हुए दिखती है। फिर वे सोचते हैं कि ये कोई और होगी जो रिया के कपड़े पहनकर रिया को कॉपी कर रही है, क्योंकि रिया तो थॉमस के सामने ही 9 साल पहले मर चुकी थी। फिर थॉमस सीसीटीवी में लड़की के हाथ पर लगा खून देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर किसी ने उसकी कॉपी भी की हो तो उसे कैसे पता चला कि उस दिन रिया के हाथ पर सूखा हुआ खून लगा था। फिर थॉमस मैडॉक्स को कहता है कि रिया ने मुझे कहा था हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब थॉमस इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिया का केस दोबारा से ओपन करता है और उस समय रिया की बॉडी के साथ मिले सामान को जाकर चेक करता है। उसे एक पैकेट में चाबियां मिलती है। उन चाबियों को चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये चाबियां किसी प्लेन की है जो पिछले साल यानी 1996 में बनाया गया है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि ये चाबियां अगर पिछले साल ही बनी है तो 9 साल पहले रिया के पास कैसे पहुंची। वहीं रिया एक के बाद एक शहर में लोगों को उसी तरीके से मार रही थी। अब थॉमस जांच के लिए उस प्लेन के पास जाने का फैसला करता है। उसी दौरान एक साइंटिस्ट जिसका नाम नवीन राव था थॉमस से मिलने आता है। वो बताता है कि 9 साल पहले हुए मर्डर और अब हो रहे मर्डर अपने अपने टाइम में हो रहे हैं और 9 साल पहले भी पूर्णिमा के दिन ही ये मर्डर हुए थे और आज भी पूर्णिमा है। वो बताता है कि हर 9 साल बाद जब ब्लड मून निकलता है तो फ्यूचर का पास्ट के साथ एक ब्रिज बन जाता है और रिया उसी ब्रिज से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आ रही है और लोगों को जान से मार रही है। लेकिन थॉमस और मैडॉक्स नवीन की बातों को बकवास समझकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे एयरबेस पर जाते हैं और देखते हैं कि वो बंद पड़ा है। फिर थॉमस गेट के ऊपर से कूदकर अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो वहीं पर काम करता था। तभी वहाँ पर रिया आकर थॉमस के ऊपर गन फोड़ कर देती है और कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। फिर वो कहती है कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थॉमस को समझ नहीं आता कि ये कौन से निशाने की बात कर रही है। फिर वो थॉमस को वहाँ पर बांध देती है। इस बीच मैडॉक्स वहाँ पर पुलिस वालों को बुला लेता है। फिर वो अंदर जाकर थॉमस की हेल्प करने के लिए रीना पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन एक्सीडेंटली रिया थॉमस को शूट कर देती है और वो मर जाता है। रिया मैडॉक्स को मारना नहीं चाहती थी और ये वही घटना थी जिसके कारण 1988 में रिया ने सबवे स्टेशन पर थॉमस से उसके दोस्त के साथ जो किया उसके लिए माफी मांगी थी। तभी वहाँ और पुलिस वाले आ जाते हैं और रिया उस आदमी से प्लेन की चाबियां छीनकर थॉमस को अपने साथ प्लेन में ले जाती है। फिर वो थॉमस को कहती है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि पास्ट में मैं कुछ लोगों को जान से मारकर फ्यूचर में होने वाली बड़ी तबाही को रोक रही हूँ। फिर वो कहती है कि मैं हर 9 साल बाद ब्लड मून पे आती हूँ और इतना कहकर वो थॉमस को जहाज से नीचे धक्का दे देती है। थॉमस तैर कर एक बीच पर आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो प्लेन इसी बीच पर क्रैश हो चुका है, लेकिन देखने पर उसके अंदर रिया की बॉडी नहीं मिलती। अब वो समझ जाता है कि रिया वाकई ही टाइम ट्रेवल करके हर 9 साल बाद यहाँ आती है। अब समय बीतता है और हमें 9 साल बाद का समय दिखाया जाता है। अब थॉमस देखने में थोड़ा सनकी लगता है। अब थॉमस की बेटी भी बड़ी हो गई थी, लेकिन वो अपने पिता थॉमस के साथ नहीं रहती बल्कि अपने मामा होल्ड के पास रहती है, क्योंकि थॉमस उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालता था। उसने अपने पिछले 9 साल इसी चीज की तैयारी में लगा दिए थे कि जब 9 साल बाद रिया वापस आएगी तो वो उसे मार डालेगा। फिर वो 1988 से लेकर अब तक मरे हुए लोगों की डिटेल्स चेक करता है। सभी मरे हुए लोगों में से हैरोल्ड नाम का एक आदमी की मौत की खबर गुप्त रखी गई थी, जिसको मीडिया से छुपा कर रखा गया था। फिर थॉमस हैरोल्ड के घर उसकी वाइफ से मिलने जाता है। हैरोल्ड की वाइफ बताती है कि हैरोल्ड अमेरिका मूवमेंट के ऊपर एक बुक लिख रहा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उसी के साथ काम किया करती थी। फिर हैरोल्ड की वाइफ थॉमस को कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि जो लोग भी हैरोल्ड के साथ काम किया करते थे उन सब के नाम इस पेपर में लिखे हुए हैं। फिर जब कार में बैठकर थॉमस उन पेपर्स को चेक करता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग मरे थे उन सब के नाम इस पेपर पर लिखे हुए थे। और इतना ही नहीं, जिनका मर्डर अभी रिया ने करना था उन सब के नाम भी इस लिस्ट में लिखे हुए थे। उसमें सबसे ऊपर हैरोल्ड की गर्लफ्रेंड का नाम लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर थॉमस समझ जाता है कि अगला नंबर उसी का है। फिर थॉमस अपने साले होल्ड के पास जाता है ताकि उसकी मदद से वो हैरोल्ड की गर्लफ्रेंड का पता निकलवा सके। होल्ड से मिलकर थॉमस उसकी आईडी चुरा लेता है और उसकी आईडी की मदद से
वो उस लेडी के घर का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि रिया ने उसे पहले ही मार दिया है। तभी वो रिया को वहां से भागते हुए देख लेता है। फिर थॉमस रिया पर गोलियां चलाता है और एक गोली रिया के लेफ्ट हैंड में लग जाती है। फिर थॉमस समझ जाता है कि 1988 में जब रिया के हाथ पर खून लगा हुआ था तो वो 2006 में थॉमस की निकली हुई गोली से ही लगा था। फिर रिया एक बाइक लेकर वहां से भागने लगती है और थॉमस एक आदमी से उसकी गाड़ी छीनकर उसका पीछा करता है। फिर वे दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं और वहां से होते हुए वे उसी बीच पर पहुंच जाते हैं जहां 1996 में रिया का प्लेन क्रैश हुआ था। थॉमस अब तक उसका पीछा कर रहा था। फिर रिया एक टनल में चली जाती है। जब थॉमस उसके पीछे पीछे उस टनल में जाता है तो वहां एक टाइम मशीन देखता है और समझ जाता है कि इसी के जरिए वो हर 9 साल बाद टाइम ट्रेवल करके यहाँ आती है। फिर वो टाइम ट्रेवल मशीन को खोलकर रिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो मशीन ओपन नहीं होती और थॉमस कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। फिर वो मशीन गायब हो जाती है। अब थॉमस को फिर से 9 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जब थॉमस उस टनल से बाहर आता है तो होल्ड उसे अपनी आईडी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देता है। थॉमस होल्ड को कहता है कि रिया यहीं पर टाइम मशीन के जरिए आती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहीं पहाड़ी के ऊपर नवीन राव भी खड़ा होता है जो सब कुछ समझ जाता है कि रिया कैसे यहाँ पर आती है। अब कहानी 9 साल आगे 2015 में चली जाती है। हम फिर से नवीन राव को देखते हैं जिसने अनस्टेबल आइसोटोप बना लिया था जिससे रिया लोगों को मार रही थी। दूसरी तरफ थॉमस उसी बीच पर रिया का फिर से आने का इंतजार करता है। तभी थॉमस को उसकी बेटी की कॉल आती है और वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज मेरी डिलीवरी होने वाली है। लेकिन तभी थोड़ी देर में ही रिया टाइम ट्रेवल करके वहां आ जाती है। जब वो टनल से बाहर आती है तो थॉमस उसके ऊपर गन तान कर कहता है, अगर मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं तो तुमने पिछले सालों में जितने भी लोगों को मारा है वो सभी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन रिया कहती है कि अगर आप मुझे मार दोगे तो आने वाले समय में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप नहीं जानते आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। फिर रिया उसे बताती है कि मैं आपकी बेटी एमी की बेटी हूँ जिसका आज जन्म होने वाला है। मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ और फ्यूचर से आई हूँ। फिर रिया थॉमस को बताती है कि दरअसल 1988 में जो हैरोल्ड ने बुक लिखी थी उसको पढ़कर लोग अंध देशभक्त बन गए थे और उन्होंने साल 2024 में वर्ल्ड वार शुरू कर दिया जिससे सभी देश आपस में लड़कर तबाह हो गए। फिर रिया बताती है कि साइंटिस्ट नवीन राव ने 2042 में खोज करके 2 चीजों को बनाया है। पहला उसने आइसोटोप इंजेक्शन और दूसरी टाइम मशीन। उन्होंने ही मुझे हायर करके ये मिशन दिया है जिसमें मुझे पास्ट में जाकर लोगों को मारना होगा, क्योंकि साल 2024 में जिन लोगों के कारण वर्ल्ड वार हुई प्रोफेसर चाहते हैं कि अगर उनको वार से पहले ही मार दिया जाए तो वो वार होगी ही नहीं और मुझे इन लोगों को मारना है। इस लिस्ट में सबसे मेन आदमी हैरोल्ड ही है, क्योंकि अगर वो बुक ना लिखता तो ये वार होती ही नहीं। फिर रिया प्रूफ के लिए थॉमस को वही ब्रेसलेट दिखाती है जो उसने अपनी वाइफ के लिए खरीदा था और बाद में उसने अपनी बेटी को दे दिया था। वो बताती है कि ये ब्रेसलेट उसको उसकी मॉम ने दिया है। ये सच जानकर थॉमस उदास हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि 1988 में वो रिया को मार चुका है। वो समझ जाता है कि 2015 के बाद रिया 2006 में जाएगी और फिर 1997 में जाएगी और उसके बाद 1988 में जाएगी और 1988 में थॉमस के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। फिर थॉमस रिया को कहता है कि तुम साल 1988 में नहीं जाओगी, लेकिन रिया कहती है मुझे ये मिशन कंप्लीट करना है, फिर चाहे मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। ये सुनकर थॉमस काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर रिया कहती है कि आप उदास मत होइए और हॉस्पिटल जाकर अपनी बेटी को संभालिए। फिर रिया वहाँ से चली जाती है और थॉमस हॉस्पिटल में अपनी बेटी के पास जाता है। उसकी बेटी एक लड़की को जन्म देती है और थॉमस उसे गोद में लेकर बहुत प्यार करता है। उधर रिया पास्ट में जाकर उन सभी लोगों को मार रही होती है और 1988 में थॉमस के हाथों खुद भी मारी जाती है। उसने मरने से पहले उन सभी लोगों को मार दिया था जिनके कारण 2024 में जंग होने वाली थी और अब जंग नहीं होती और दुनिया नॉर्मल चल रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू।